आज हम राजस्थान के पुरातात्विक स्रोत का जो एक तरह से सीरीज थी अपनी, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। पुरातात्विक स्रोतों के बारे में हमने बात की, तो कुछ एक अभिलेखों के बारे में, कुछ जो बचे हुए अभिलेख हैं तो वो हम जो टॉपिक खासकर प्रतिहारों के, चौहानों के बारे में बात करते जाएंगे। उसी संदर्भ में हम उस वंश से संबंधित जो अभिलेख हैं, वंश से संबंधित सिक्कों की फिर से भी बात करेंगे, मृदभांड वगैरह की सभ्यताएं पढ़ेंगे तो फिर और ज्यादा डिटेल। आज हम बात कर लेते हैं पुरातात्विक स्रोत के ही रूप में हमने एक पार्ट सिक्कों का रखा। तो सबसे पहले हमने जब भारतीय इतिहास की भी बात की थी, भारतीय इतिहास जानने के स्रोत या चाहे वो राजस्थान इतिहास जानने के स्रोत हों, तो पुरातात्विक स्रोत पहला भाग है, अति महत्वपूर्ण भाग है, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते रहते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत में हमने अभिलेख रखे थे और अभिलेखों को एक तरह से एपिग्राफी भी कहा जाता है। कुछ एक अभिलेखों की हमने बात की है। आज हम बात कर लेते हैं सिक्कों की। सिक्के जिनको कॉइन भी कहा जा सकता है, ये मुद्रा भी है। सिक्के जो है वो व्यापार का संकेत भी करता है। सिक्के जो है किसी वंश या किसी शासक की अर्थव्यवस्था की जानकारी भी देता है। सिक्के उसकी राज्य विस्तार की जानकारी भी देता है। सिक्का जो है वो शासक की विभिन्न उपलब्धियों और उसकी रुचियों के बारे में भी जानकारी देता है। जैसे हम देखते हैं भारतीय इतिहास में समुद्रगुप्त का सिक्का, उसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया, तो वो उसकी रुचि को प्रदर्शित करता है। सिक्के जो है वो अलग अलग धातुओं के बने थे, सोने, चांदी और तांबे। विभिन्न कोड़ियां भी प्रचलित थी, जैसा कि फाइयान कहता है, तो ये राज्य की, उस रियासत की अर्थव्यवस्था का भी द्योतक है। तो सिक्कों में सबसे इंपॉर्टेंट बात और सबसे बार बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सिक्कों का जो अध्ययन है विज्ञान की वह शाखा जिसमें सिक्कों का अध्ययन किया जाता है, न्यूमिस्मेटिक्स या मुद्रा शास्त्र भी उसको कह देते हैं, कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। रीट में भी हमें एक बार सिक्के के संदर्भ में खासकर पूछा गया था, खासकर इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के के बारे में, और विभिन्न सिक्कों के बारे में हमें एचएम वगैरह में और जितने भी ग्रेड के एग्जाम में कहीं न कहीं क्वेश्चन आता रहता है। सभी शासकों, वंशों से संबंधित, विभिन्न कालों से संबंधित अलग अलग सिक्कों की बात करेंगे और कुछ प्राचीन सिक्कों की भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला अपना क्वेश्चन कंटेंट इंपॉर्टेंट, न्यूमिस्मेटिक्स विज्ञान की वह शाखा जिसमें सिक्कों का अध्ययन किया जाता है, न्यूमिस्मेटिक्स या मुद्रा शास्त्र कहलाती है। भारतीय इतिहास में देखते हैं तो भारत में प्रचलित सबसे पुराने जो सिक्के हैं वो आहत सिक्के कहलाते हैं। अपने राजस्थान से भी सांबर और रेड वगैरह से आहत सिक्के मिले हैं। तो आहत सिक्के जो हैं इन्हें दूसरे शब्दों में पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता है। इन्हीं को पंचमार्क सिक्के, ये नाम दिया है जेम्स प्रिंसेप, जो विद्वान था, अशोक के अभिलेखों की ब्राह्मी लिपि पढ़ने वाला विद्वान भी था जेम्स प्रिंसेप, और जेम्स प्रिंसेप ने ही आहत सिक्कों को पंचमार्क नाम दिया। आहत सिक्कों को पंचमार्क सिक्के इसलिए भी कहा जाता है कि एक तरह से उन पर 5 विभिन्न मुद्राओं का ठप्पा लगा दिया जाता है, और खासकर सूर्य, चंद्र, विभिन्न जानवरों की, पशु पक्षियों की आकृतियां जो है उनका ठप्पा होता था। तो सूर्य, चंद्र, पशुओं की आकृतियां हैं, किसी शासक का नाम नहीं होता, कोई लेख वगैरह नहीं होता था। तो आहत सिक्के जो हैं उसके संदर्भ में हम दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये भी कह सकते हैं कि ये लेख विहीन सिक्के थे। जो प्राचीन प्रचलित सिक्के हैं ये लेख विहीन सिक्के हैं। आहत सिक्के अधिकांशतः चांदी एवं कुछ अन्य धातुओं का भी उसमें मिश्रण था। तो मिश्रित सिक्के थे वैसे तो, लेकिन चांदी का अधिकांशतः यूज था। इसका मतलब था कि सोने के सिक्के नहीं थे आहत सिक्के, अधिकांशतः चांदी और तांबे से निर्मित थे, लेख विहीन थे, विभिन्न पशु पक्षियों की आकृतियां होती है, और जेम्स प्रिंसेप इनको पंचमार्क सिक्के नाम देते हैं। इनको ठप्पे वाले सिक्के भी कहा जाता है। और राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो एक तरह से रेड और सांभर, यहां से हमें कुछ आहत सिक्के, आहत मुद्राएं मिली है। ये जो सिक्के हैं वो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रचलित थे। तो भारत में प्रचलित और राजस्थान में भी प्रचलित प्राचीनतम सिक्के अगर देखा जाए तो आहत सिक्के हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद भारत में लेखवाड़े और सोने के सिक्के सबसे पहले यूनानी शासक चलाते हैं, जो ईरानियों के बाद में आते हैं। मेनेंडर का सोने का सिक्का मिलता है, कुछ विद्वान कुषाणों को भी मानते हैं, तो विमकट फिशर्स का सिक्का भी मिलता है। तो आज सिक्कों के संदर्भ में
हमें बेसिक सा क्वेश्चन मिल सकता है लेख विहीन के संदर्भ में, चांदी तांबे मिश्रण के संदर्भ में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व प्रचलित थे, पंचमार्क भी कहलाते थे, जेम्स प्रिंसेप इनको नाम देता है। और जो सिक्के हैं उनका अध्ययन मुख्य रूप से करने वाले विद्वान डीडी कौशाम्बी और रेप्सन आते हैं, जिन्होंने विस्तृत रूप से सिक्कों का अध्ययन किया है, मुद्राओं का अध्ययन किया है। तो सिक्कों की सबसे इंपॉर्टेंट पहली लाइन, और इसके बाद अपने एक रीड के क्वेश्चन पे आ जाते हैं और भारतीय इतिहास में देखते हैं कि सबसे पहले लेख फाड़े और सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने का श्रेय जो है वो यूनानियों को जाता है। तो यूनानी शासकों ने, जिनको साहित्य में इंडो ग्रीक भी कह सकते हैं, यूनानी भी कह सकते हैं, इन्हीं को हिंद यवन भी कह सकते हैं, इन्होंने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। और यूनानियों के ही सिक्के जो थे वो लेख वाले सिक्के थे, लेख युक्त सिक्के थे। भारत में पहला सोने का सिक्का यूनानी राजा मिनेंडर का मिलता है, जिसको बौद्ध साहित्य में मिलिंद भी कहा जाता है। हमने देखा कि मिनेंडर जो है वो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं। और सबसे पहले आहत मुद्राओं की विपरीत बात करें तो ये चांदी की थी, लेख विहीन थी, जबकि सबसे पहले लेख वाले सिक्के चलाने का, सोने का सिक्का चलाने का श्रेय जो है यूनानी शासकों को, इंडो ग्रीक शासकों को जाता है। और मिनेंडर का सिक्का जो है वो मुख्य रूप से मिलता है। खासकर रीड के क्वेश्चन की बात करें तो इंडो ग्रीक शासकों की जानकारी का मुख्य स्रोत जो है ना, इनके इतिहास जानने का मुख्य स्रोत जो है वो मुद्रा ही है, सिक्के ही हैं एक तरह से। जैसे हम देखते हैं कि अशोक मौर्य के बारे में हमें साहित्य के अलावा ज्यादातर महत्वपूर्ण बातें हैं वो उसके अभिलेख बताते हैं, ठीक वैसे ही यूनानी शासकों के बारे में अति महत्वपूर्ण बातें जो है वो हमें सिक्कों से मिलती है। और भारत में भी बहुत सारी जगहों से यूनानी शासकों के सिक्के मिलते हैं। जैसे हमें तमिलनाडु के एक अरिकामेडु एक स्थान है जहां से यूनानी शासकों के सिक्के मिले हैं। एक तरह से यूनानियों की बस्ती भी कहा जाता है, बार बार सीटेट वगैरह का क्वेश्चन रहता है अरिकामेडु पर डिपेंड। यूनानी शासकों में हम देखते हैं कि मिनेंडर के अलावा एक तरह से सिकंदर, सेल्यूकस वगैरह, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज की बात करें तो कुछ एक इतिहासकार स्ट्रेबो प्लिनी जैसे जो लोग हैं वो भी इसका जिक्र करते हैं। तो सिक्कों की दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये रीड का क्वेश्चन भी हुआ, अति महत्वपूर्ण रहेगा। और बार बार हमें पहले के संदर्भ में पूछा जाता तो पहले स्वर्ण सिक्का चलाने वाला एक तरह से वंश मान सकते हैं और लेख युक्त सिक्के थे, जबकि हमने आहत में बात की कि ये लेख विहीन सिक्के थे और अधिकांशतः चांदी और तांबे के ही सिक्के प्रचलित थे। इन्हीं इंडो ग्रीक शासकों के बारे में बात करें राजस्थान के संदर्भ में तो राजस्थान में विराट नगर, जिसको हम बेराट भी कह रहे हैं, एक सभ्यता भी है, यहां से इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के मिले हैं। अति महत्वपूर्ण बात है। अगाथोक्लीज वगैरह और खासकर हमें मिनेंडर के सिक्के जो है वो बेराट से मिले हैं। तो ऐसा भी हमें क्वेश्चन मिल सकता है जनरली बेराट से इंडो ग्रीक शासकों के संदर्भ में। जैसे आहत सिक्के हमने लिखा, रेड और सांबर, प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहलाता है रेड वगैरह। भारतीय इतिहास में और आगे बढ़ते हैं तो देखें कि जो सोने के सिक्के हैं उन पर हमें बार बार 3 कंटेंट महत्वपूर्ण रूप से मिल जाते हैं। सबसे पहले स्वर्ण सिक्कों की बात की जाए सर्वप्रथम तो हमने लिखा कि यूनानी शासकों ने। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के भारत में चलाने का श्रेय एक वंश को जाता है, कनिष्क का वंश था, कुषाण वंश। और कुषाणों में पहला सोने का सिक्का विमकड़फिशस ने चलाया था। तीसरी महत्वपूर्ण बात, सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के चलाने का श्रेय जो है वो गुप्त शासकों को जाता है। 3 महत्वपूर्ण बातें होगी। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के और लेख युक्त सिक्के यूनानियों ने चलाए। सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के भारत में कुषाण शासकों ने प्रचलित किए। कुषाणों में विमकड़फिशस का सिक्का सबसे ज्यादा मिलता है और सबसे ज्यादा मात्रा में सोने के सिक्के भारत में गुप्त शासकों ने चलाए। और गुप्त शासकों के ही राजस्थान में बहुत ज्यादा सिक्के मिले हैं। अति महत्वपूर्ण बात है। सिक्कों की दृष्टि से भी देखा जाए तो देखते हैं अपने बयाना भरतपुर का, जो मध्यकाल में नील के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध था। सर्वश्रेष्ठ की किस्म की नील उत्पादित होती थी बयाना में, और बयाना से ही हमें गुप्त शासकों के विभिन्न
सिक्के मिले हैं बहुत ज्यादा मात्रा में। तो बयाना मुद्रा भांड भी इसको कह दिया जाता है। गुप्त शासकों के बहुत सारे सिक्के राजस्थान से अति महत्वपूर्ण, जैसे बेराट से इंडो ग्रीक शासकों के, तो गुप्त शासकों के सिक्कों के संदर्भ में बात जब भी की जाएगी तो बयाना अति महत्वपूर्ण रहेगा। ये जो सिक्के हैं इनके संदर्भ में और ज्यादा आगे बढ़ते हैं तो देखें, वैदिक काल में हमने देखा कि निष्क सोने का सिक्का और शतमान चांदी का सिक्का, नापतोल की इकाइयां भी मानी जाती है। गले का आभूषण भी ऋग्वैदिक काल में निष्क था, फिर भी उत्तर वैदिक काल में एक तरह से स्वर्ण सिक्का बन जाता है। निष्क और शतमान जो है वो चांदी की मुद्रा कहलाती है। सिक्कों की जहां पे ढलाई होती थी, खासकर हमें इसका अस्तित्व मौर्य काल में मिलता है, और मौर्य काल में सिक्कों की ढलाई वाला जो अधिकारी था, टकसाल का अधिकारी जो है वो एक तरह से टकसालाध्यक्ष या लक्षणाध्यक्ष भी कहलाता था। और इसके अलावा रूप दर्शक जो है वो सिक्कों का परीक्षण करता भी था। तो मौर्य काल की जब भी बात करें तो टकसाल का अध्यक्ष लक्षणाध्यक्ष कहलाता था। टकसाल का मुखिया, टकसाल जहां सिक्कों की ढलाई होती है, और सिक्कों का जांच करता अधिकारी मौर्य काल में रूप दर्शक, सिक्कों का परीक्षण करता कह सकते हैं। यहां सिक्कों की आगे डिटेल से हम बात कर लेंगे कि मौर्य काल में सिक्के किस नाम से प्रचलित थे, गुप्त काल के सिक्के जो है वो किस नाम से प्रचलित थे। जैसे मौर्य काल के सिक्कों की बात करें तो एक तरह से निष्क के साथ साथ मौर्य काल का सिक्का स्वर्ण भी कहलाता था, सोने का सिक्का। सबसे ज्यादा एचएम का भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बार बार पूछा जाता है मौर्य काल के सिक्कों के संदर्भ में, तो कारशापन जो है, यपन या धरन भी जिसको कहा जाता है, तो कारशापन मौर्य काल में चांदी का सिक्का था। व्यापारिक लेन देन में भी ये महत्वपूर्ण था और मौर्योत्तर काल में भी ये महत्वपूर्ण रोल अदा करता रहा। तो कारशापन के बारे में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है स्वर्ण की बजाय। जब गुप्तकाल की बात करें तो गुप्तकाल का सोने का सिक्का जो है वो दिनार कहलाता था, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्का, और चांदी का सिक्का गुप्तकाल में रूपक कहलाता था। तो हमें दिनार के संदर्भ में पूछा जा सकता है गुप्तकाल के संदर्भ में। गुप्तकालीन जो सिक्के हैं राजस्थान में बयाना से मिले ही हैं। अब तक सर्वाधिक क्वेश्चन निष्क या कारशापन पे डिपेंड रहा है। राजस्थान में भी विभिन्न रियासतों के संदर्भ में हम देखते हैं तो जो सिक्के हैं वो अलग अलग रियासतों में अलग अलग नाम से जाने जाते थे, और कुछ एक सिक्के जो है वो हमें एग्जाम वगैरह में पूछे भी जाते हैं। तो देखें, राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध सिक्कों में से एक जयपुर रियासत के, वैसे तो शाह आलमी सिक्के भी प्रचलन में थे ईश्वरी सिंह के समय, लेकिन झाड़साई सिक्के जो है वो सबसे ज्यादा चर्चित थे। जयपुर रियासत के सिक्के जो है वो झाड़साई सिक्के कहलाते थे। सिक्के पर एक तरह से झाड़ी की 6 टहनियों का अंकन था, 6 टहनियां अंकित थी। तो जयपुर रियासत के सिक्के जो है वो झाड़साई सिक्के कहलाते थे। मारवाड़ की बात करें तो मारवाड़ में मुख्य रूप से बहुत सारे सिक्के प्रचलन में थे, लेकिन डब्बूसाई सिक्का मारवाड़ रियासत में मुख्य रूप से प्रचलित था। और इसके साथ साथ जोधपुर रियासत में हम देखते हैं कि एक शासक था विजय सिंह, उसके नाम से विजयसाई सिक्का भी प्रचलन में था। जैसलमेर रियासत के संदर्भ में बात करें तो जैसलमेर में शासक अखे सिंह थे, और यहां पर जो सिक्का था वो अखे शाही सिक्का प्रचलन में था। अलवर रियासत की बात करें तो यहां पर सिक्कों पर महारानी विक्टोरिया का चिन्ह का अंकन भी मिलता है, और यहाँ के सिक्के मुख्य रूप से राव शाही सिक्के के नाम से प्रचलित था। अति महत्वपूर्ण बात भी है कि महारानी विक्टोरिया का अंकन भी यहाँ के सिक्कों पर होता था। कोटा रियासत में मुख्य रूप से मदनशाही सिक्के प्रचलन में थे, और कोटा में खासकर गागरोन जो है वो झालावाड़ का ये टकसाल के लिए भी प्रसिद्ध था मध्यकाल में। तो गागरोन जो है वो जल दुर्ग का उदाहरण भी है, और यहाँ पर मध्यकाल में टकसाल भी थी जहां पर सिक्कों की ढलाई होती थी। तो कोटा के सिक्के जो है वो मदनशाही सिक्के कहलाते थे। आगे बात करें तो धौलपुर जो है खासकर चंबल का डाकुओं वाला क्षेत्र है, और तमंचे पे डिस्को होता रहता है। तो धौलपुर का जो सिक्का है अति महत्वपूर्ण तमंचा शाही, तमंचे का अंकन था, तमंचा शाही सिक्का जो है वो धौलपुर का था। तो
हमने कुछ एक महत्वपूर्ण सिक्कों की बात की है। आगे इसी क्रम को जारी रखेंगे। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।